बात है। और अब हम लोग बात करेंगे जरा थोड़ी सी यूनिट्स ऑफ फोर्स की। लिखो जरा हेडिंग। फोर्स वगैरह हमने पढ़ ली थी ना, डेरिवेशन हमने कर ली थी, F बराबर dp/dt, हाँ ना बोलो, F बराबर ma, है ना। तो अब लिखेंगे आगे एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स। एक्चुअली फोर्स की दो तरीके की यूनिट्स होती हैं, एक होती हैं एब्सोल्यूट यूनिट्स और दूसरी होती हैं ग्रेविटेशनल यूनिट्स। तो सबसे पहले बात करेंगे एब्सोल्यूट यूनिट्स ऑफ फोर्स की। सुनो मेरी बात, ये सिर्फ फैक्ट है, तुमको याद रखना है। एब्सोल्यूट यूनिट ऑफ फोर्स में जो SI यूनिट है वो है न्यूटन। एब्सोल्यूट यूनिट क्या है फोर्स की? SI यूनिट इसकी न्यूटन है। और इसकी जो CGS यूनिट है भाई साहब वो है डाइन। इसकी जो CGS यूनिट है, CGS यूनिट क्या है इसकी? डाइन। और हम लोग पहले ही इसका जो रिलेशन है वो पढ़ चुके हैं यूनिट्स एंड डायमेंशंस में कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन के। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵ डाइन के। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बोलो क्लियर है। दूसरी बात आ जाती है कि भाई ग्रेविटेशनल यूनिट्स क्या हैं फोर्स की। तो ग्रेविटेशनल यूनिट्स जो हैं फोर्स की, इसमें SI यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, और जो CGS यूनिट होती है वो होती है ग्राम फोर्स। तो SI यूनिट होती है किलोग्राम फोर्स, दैट इज बेसिकली इक्विवेलेंट टू 9.8 न्यूटन। और जो CGS यूनिट होती है वो होती है ग्राम फोर्स, दैट इज इक्विवेलेंट टू 980 न्यूटन। इनका इस्तेमाल होता है बेसिकली न्यूमेरिकल्स में, जब आएंगे तब मैं तुम्हें इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। अभी के तौर पे ये लिख लो फटाक से। हो गया जी? आ जाओ आओ शाबाश। छठा दावेदार पिटाई का आज सुताई होगी। पंखा चला लो भाई, ये चलता है भाई। पीछे है इसका बटन गोरा, पीछे ट्यूब भी जलती है। चलो भाई, हो गया क्या? अब इन क्वेश्चंस पे थोड़ा सा हम आएंगे बाद में। पहले एक टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? और बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, बड़ा मज़ेदार टॉपिक है। टॉपिक का नाम ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, क्या हेडिंग है? इम्पल्सिव फोर्सेस। सवाल पैदा होता है भाई कि ये इम्पल्सिव फोर्सेस क्या होती हैं, और अगर बिल्कुल एक लाइन में मैं डिफाइन करूं कि इम्पल्सिव फोर्सेस क्या हैं, तो एकदम हिंदी में भी हम लोग लिख सकते हैं ताकि याद हमको आसानी से रहे। जो किसी बॉडी पर बहुत कम समय के लिए लगे। जो किसी भी बॉडी पर बहुत ही कम समय के लिए लगे, उन फोर्सेस को इंपल्सिव फोर्सेस कहा जाता है। समस्या क्या है? इंपल्सिव फोर्सेस अगर मैं सोचूं कहाँ कहाँ होती है, तो उदाहरण के तौर पे जरा ध्यान दो। मान लो मैं किसी बच्चे के गाल पे बहुत झंझनाता हुआ झापड़ दे के मारूं, तो तुम जरा इमेजिन करो कि मेरा हाथ उस बच्चे के गाल के कांटेक्ट में कितनी देर के लिए आया होगा। मेरे हिसाब से सेकंड से भी कम पार्ट में मेरा हाथ उसके गाल पे झापड़ मार के बाहर अलग हो जाएगा। यहां पर जो फोर्स लगी वो इंपल्सिव फोर्स है।
और क्योंकि बहुत थोड़ी देर के लिए लगी, इसलिए इस फोर्स का जो असर है वो बहुत ज़्यादा होता है। एक और इसमें उदाहरण है, जब गाड़ियां आमने सामने टकराती हैं, एक गाड़ी इधर से और एक गाड़ी इधर से, तो जरा इमेजिन करो कितनी देर के लिए दोनों गाड़ियां कांटेक्ट में रहती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ही टकरा के पीछे हो जाती हैं, और इसीलिए जो असर आता है वो बहुत ही ज़्यादा आता है। ठीक ऐसे ही जब एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा होता है और बॉलर बॉल फेंकता है और बॉल उसके बल्ले से हिट की जाती है, तो ज़रा सोचो कितनी देर के लिए बॉल बल्ले के कांटेक्ट में आई है। बिल्कुल बहुत, तुम मतलब पलक भी ना झपका पाओ उससे पहले बॉल टक करके चली जाती है। और इसी वजह से तुमने देखा होगा कि जो शॉट लगते हैं वो बहुत ही लंबे लंबे छक्के आजकल जो है लगाए जाते हैं। इन सभी में जो एग्जाम्पल है वो इम्पल्सिव फोर्सेस का एग्जाम्पल है। इम्पल्सिव फोर्सेस किसी भी बॉडी पर बहुत ही थोड़ी देर के लिए लगती हैं, लेकिन असर जो होता है इनका वो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, क्यों, इसका समय से क्या लेना देना है वो हम अभी आगे चल के बहुत इन डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल के तौर पे भाई इम्पल्सिव फोर्सेस कौन सी हैं जो किसी भी बॉडी पर बहुत कम समय के लिए लगें। आप चाहें तो इसको हिंदी में भी लिख लें, मैं पहले इसकी डेफिनेशन बोल देता हूँ इम्पल्सिव फोर्सेस की। लिखिए, द फोर्सेस which act on a body, the forces which act on a body for a very short period of time. The forces which act on a body for a very short period of time, वो फोर्सेज जो किसी भी बॉडी पर बहुत कम समय के लिए अप्लाई हो, उस फोर्स को हम लोग कौन सी फोर्स कहते हैं? इम्पल्सिव फोर्सेज। उन्हीं फोर्सेज को हम लोग क्या बोलते हैं भैया? इम्पल्सिव फोर्सेज। बेशक से चाहो तो हिंदी में भी लिख लो ऊपर, बड़ा अच्छा रहेगा। हिंदी में भी अगर आप लोग लिख लेते हो तो इट विल बी गुड। आप कि हिंदी हमारी मातृभाषा है, हमको हिंदी में याद रखने में ना बहुत ठीक रहता है जो है ना। और मैं यही कह रहा था जो है, हाँ अब कुछ ठीक हुआ। ज़्यादा ब्राइट हो जाए तो मुझे बता दिया करो, ये मेरे एक्चुअली सामने जाने के बाद थोड़ा सा तीखा ब्राइट हो जाता है, वो एडजस्ट करने के चक्कर में ना ब्लैक बैकग्राउंड में मेरे को आई समझ में। हाँ मैं चलूँगा, बोर्ड साफ दिखना चाहिए, मेरे कहने का अर्थ है मेरे दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, मैंने कौन सी मॉडलिंग करनी है भाई। भूत भी लिखता रहे बोर्ड पे ना तो बोर्ड नज़र आना चाहिए, कहने का अर्थ ये है कि तुम्हें आवाज़ तो सुनेगी ना मेरी, मैं काला दिखूँ गोरा दिखूँ, तुम देखा करो शीशे में मस्त एकदम खड़े होके आधा घंटा। और कभी कभी तो ऐसा किया करो कि मतलब जो है कुछ भी ना मिले करने को, शीशे के सामने जाकर खड़े हो जाओ और फिर सोचो मैं ऐसा क्यों हूँ। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, ऐसे करते रहना चाहिए, इससे आदमी को ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आता। समझ रहे हो बात को? उसको हमेशा मतलब अपनी शक्ल को थोड़ी देर देखते रहो, तुम्हें नफरत हो जाएगी खुद से ही, तुम्हें अपनी शक्ल अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ी देर देखते रहा करो, फिर तुम्हारा सारा भ्रम दूर हो जाएगा। तुम्हें लगता है ना तुम विश्व सुंदर हो, जितना बार भी तुम्हारा भ्रम है सारा खत्म हो जाए तुरंत। 5 मिनट डेली शीशे के सामने ऐसे खड़े हो जाओ। आई बात समझ में? फैक्ट बता रहा हूँ, ये ह्यूमन साइकोलॉजी, मैंने 2 साल पढ़ी है ना साइकोलॉजी, तभी बता रहा हूँ। चलो अब हमको बेसिकली क्या पढ़ना है? इम्पल्स। हमको क्या पढ़ना है? ये कोई नहीं पूछेगा तेरे से पेपर में कि बता इम्पल्सिव फोर्सेस क्या है। पेपर में क्या आएगा? इम्पल्स। इम्पल्स क्या होती है ये बता। बात को समझो, हिंदी में फिर लिखूंगा। जो क्वांटिटी फोर्स के असर को बताए, उस क्वांटिटी को हम लोग इम्पल्स कहते हैं। जैसे मैंने किसी बॉडी पर फोर्स लगाया, तो मेरे फोर्स लगाने की वजह से बॉडी या तो आगे जाएगी या पीछे आएगी या मान लो टूटेगी, कुछ तो होगा उस फोर्स से। मेरे उस फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी पर जो असर आया, जो इफेक्ट आया, जो क्वांटिटी मुझे ये बताती है, उसी क्वांटिटी को हम लोग क्या बोलते हैं? इम्पल्स। उसी क्वांटिटी को क्या बोलते हैं? इम्पल्स। तो लिखो जरा हेडिंग में इम्पल्स की में, It gives us
It gives us the effect of force. It gives us the effect of force. फोर्स का इफेक्ट कितना हुआ ये क्वांटिटी हमें ये बताती है। और निकाला कैसे जाता है इस क्वांटिटी को, लिखेंगे इट इज गिवन बाय, अगली लाइन में लिखना, अगली लाइन में, इट इज गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ, it is given by the product of average force and time. It is given by the product of average force and time. सुनो मेरी बात जरा ध्यान से। तो इम्पल्स को लिखा कैसे जाता है, इम्पल्स को लिखा जाता है कि इम्पल्स बराबर होती है एवरेज फोर्स मल्टीप्लाई बाय टाइम। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, धीरे धीरे अभी देखो ये अनफोल्ड होगा, अभी बस इंट्रोडक्शन हुआ है इसका। इम्पल्स का फॉर्मूला क्या बनता है, एवरेज फोर्स इनटू में टाइम। अगर मान लो तो मेरे को इम्पल्स की एसआई यूनिट अगर पता करनी है, अगर जो मेरे को इम्पल्स की एसआई यूनिट पता करनी है तो फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, टाइम की यूनिट होती है सेकेंड, तो एसआई यूनिट इसकी क्या बनेगी, न्यूटन सेकेंड। और अगर मेरे को जो इसकी डायमेंशंस पता करनी है तो एवरेज फोर्स यानी कि फोर्स, तो फोर्स की डायमेंशन क्या होती हैं, MLT-2, और टाइम की डायमेंशन क्या होती हैं, T। तो जो ओवरऑल डायमेंशन बनती है MLT-1, क्या डायमेंशन बन जाती है भाई, MLT-1। क्या ये बात तुम्हें समझ में आई, हाँ ना बोलो, उतारो जरा फटाक से। फैक्ट्स हैं ये अभी, ऑल दीज आर फैक्ट्स। MLT-1, तुमने इसकी डायमेंशन रट्टा रुट्टा मारी होगी जब यूनिट्स एंड डायमेंशंस तुम लोग पढ़ रहे होगे। तो अभी जब ये फॉर्मूले याद होते चले जाएंगे तो तुमको डायमेंशंस को रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, समझना बात को। अब उतार लिया, बोलो। इंपल्स का फॉर्मूला याद रखने की चीज क्या है, इंपल्स का फॉर्मूला है एवरेज फोर्स इनटू टाइम। छोटी सी बात, बोलो क्लियर है भाई। अब देखो सुनो, आओ, सबसे ज्यादा इस टॉपिक में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये थ्योरम, इस पर लगा लो 7 सितारा। या तो ये थ्योरम स्टेट एंड प्रूव करने को पेपर में आती है, और अगर ये स्टेट एंड प्रूव करने को पेपर में नहीं आई तो पक्का न्यूमेरिकल या एप्लीकेशन लेकर के आती है। हम एक एक करके दोनों बातों को ही डिस्कस करेंगे। थ्योरम का नाम है इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, मितवा भूल न जाना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसीलिए कितना सितारा लगवाया गया, 7 सितारा। फिर बता रहे हैं पेपर की तैयारी जब करो तो जितने भी टॉपिक 10 सितारा, 7 सितारा, 5 सितारा और 3 सितारा हैं, इसी ऑर्डर में इनकी तैयारी करनी शुरू करो। पहले वो जो 10 सितारा, फिर 7, फिर 5 और फिर 3। जब ये तैयार हो जाएं तो उसके बाद बाकी की थ्योरी की तैयारी करो, लेकिन ये टॉपिक तुम्हें आने ही चाहिए। इंपल्स मोमेंटम थ्योरम, एक्सपीरियंस कहता है हर साल कुछ ना कुछ लेके आती है। क्या कहती है ये थ्योरम, आओ जरा, पहले इसकी स्टेटमेंट को हम बाद में पढ़ेंगे, पहले जरा समझ लें। हमने पिछली क्लास में भैया एक फॉर्मूला बनाया था कि F बराबर dp/dt, क्या तुम्हें याद है, हाँ भाई, अरे हाँ ना बोलो, गाना गा के सुनाऊं क्या, जो भी कसमें खाई थी हमने, क्या तुम्हें याद है, क्या तुम्हें ये याद है, हाँ ना बोलो। तो F बराबर क्या है, dp/। अब हुआ कुछ ऐसे कि इस dt को इधर ले लिया गया तो F इंटू dt बराबर में क्या हुआ, dp। वास्तविकता में जब वैज्ञानिकों ने बड़ा दिमाग लगाया तो उनको ये पता चला कि ये जो लेफ्ट हैंड पे जो टर्म आ रही है, फोर्स इनटू में टाइम, एक्चुअली इसी टर्म को क्या कहा गया, इंपल्स। अगर आप देखोगे आपको फॉर्मूले में क्या लिखवाया गया है, आपको यही तो लिखवाया गया है कि आप फोर्स की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, समय के साथ। आप फोर्स की मल्टीप्लाई किसके साथ कर रहे हैं, समय के साथ, तो वो क्या आ रहा है, इंपल्स। तो इस लेफ्ट हैंड वाली जो क्वांटिटी है इसी को क्या कहा गया, इंपल्स कहा गया। बड़ा अच्छा लगा साहब, बड़ा मजा आया, शाबाश वाह वाह। लेकिन हमने क्या काम कर दिया, हमने इसका इंटीग्रल कर दिया 0 से
t तक, और हमने इधर भी इंटीग्रल कर दिया p1 से p2 तक ऑफ dp। यार हाँ ना तो बोलो, इंटीग्रल तो कर ही सकते हैं। हमने फोर्स को एवरेज माना, कांस्टेंट माना, और कांस्टेंट चीजों को इंटीग्रेशन से क्या ले लिया जाता है, बाहर। तो जब कांस्टेंट चीजों को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया गया तो अंदर बचा 0 से t ऑफ dt बराबर बचा इंटीग्रल p1 से p2 ऑफ dp। यार हाँ कि ना, अरे हाँ कि ना। आपको फॉर्मूला लिखवाया गया था, इंटीग्रल dt का फॉर्मूला क्या आएगा, t। आपको बताया गया था इंटीग्रल dt होता है t, इंटीग्रल dv होता है v, इंटीग्रल dx होता है x। और ये बात तो मैंने लास्ट जो मैंने बैकअप क्लास ली थी उसमें भी बताई थी। अगर आप पढ़ेंगे नहीं, आप पीछे का पढ़ करके नहीं बैठेंगे तो ऊपर से ब्रह्मदेव भी क्यों ना उतर के धरती पे आ जाए, आपको नहीं सिखा सकते। हमने फॉर्मूला इंटीग्रल dt को क्या लिख लिया, t, इसको बोला गया लोअर लिमिट, इसको यहाँ लिख लिया, ये अपर लिमिट इसको यहाँ लिख लिया। इसी प्रकार से इंटीग्रल dp हो जाएगा p, लोअर लिमिट p1, अपर लिमिट p2। हाँ ना बोलो, अरे बोलो सही है क्या। लिमिट सॉल्व करने का तरीका आपको सिखाया गया था, अपर लिमिट माइनस, सोच के बोलो भाई, अपर लिमिट माइनस। तो भैया इसकी जगह पहले इसको रखा t, बीच में लगाया माइनस, फिर इसकी जगह इसको रखा 0। हाँ कि ना। इसके बाद में p की जगह पहले रखा गया इसको p2 माइनस, फिर इसकी जगह इसको रखा गया p1। हाँ कि ना। ये सिखाया था नहीं सिखाया था भाई, बैकअप में भी सिखाया था। जो लोग पुराने से पढ़ रहे हैं उनको तो कई बार सिखा ही चुका हूं। तो अब इसको t माइनस 0 करेंगे तो हो जाएगा f इंटू में ये क्या हो जाएगा, डेल्टा p। ये क्या हो जाएगा, अरे मुझे लगा नहीं तेरे को आया। अच्छा तो f इंटू टी तो इम्पल्स था ना भाई, f इंटू टी क्या था, यानी कि इम्पल्स बराबर f इंटू टी बराबर डेल्टा p। मतलब कहने का ये हुआ कि किसी भी बॉडी के इम्पल्स को निकालने के लिए अब तुम्हारे पास दो फॉर्मूले आ गए। पहला फॉर्मूला कि इम्पल्स बराबर f इंटू टी, और दूसरा फॉर्मूला इम्पल्स बराबर डेल्टा p। डेल्टा p का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। डेल्टा p का क्या मतलब है, चेंज इन मोमेंटम। वाह, डेल्टा p का मतलब है चेंज इन मोमेंटम। और यही जो चीज है इसी को कहा जाता है इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसी को क्या कहा जाता है, इम्पल्स, फिर से समझो, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। क्या कहती है थ्योरम, कि किसी भी बॉडी का जो इम्पल्स है वो उसके मोमेंटम के चेंज के बराबर होगा। किसके चेंज के बराबर होगा, मोमेंटम के चेंज के बराबर होगा। और ये इसी थ्योरम का क्या है, प्रूफ। उतारे नहीं, इसको पहले स्टेटमेंट भी लिखवाऊंगा। ये इसी थ्योरम का क्या है भैया, प्रूफ। कि लिखो जरा, अब थ्योरम लिखो, लिखो द इम्पल्स ऑफ अ बॉडी, the impulse of a body is equal to the change in its linear momentum. The change in its linear momentum, the change in its linear momentum, the change in its linear। और सुनो, मैं नहीं कह रहा हूं, सुन, मेरा कोई योगदान नहीं, मैंने तुम्हारे सामने साबित करके दिखाया। तुम f इंटू टी को इम्पल्स बोल रहे थे, मैंने तुम्हारे सामने ही प्रूव किया कि f इंटू टी किसके बराबर आ रहा है, डेल्टा p के। तो ये ऑटोमेटिकली प्रूव्ड रिलेशन है। मैं तो इससे स्टेटमेंट बनाया हूं, उतार डालो फटाक से। और इसके तुम्हारे दैनिक जीवन में बहुत उपयोग हैं, अभी आगे उन्हीं को पढ़ेंगे हम लोग। देखो, थोड़ा सा विशेष रूप से ध्यान लगाना और अभी तुमको इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझ में आएगी। हेडिंग लिखो, एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसकी एप्लीकेशन भी पेपर में बहुत आती है, बहुत ज़्यादा आती है। एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। अब पता है क्या है, तुम्हें अच्छा लगे ना लगे, तुम चाहे मानो या ना मानो, लेकिन फिजिक्स तो तुम्हारे दैनिक जीवन में है ही ना, हर तरफ है।
अब किसी को अच्छा लगने से तो कुछ हो नहीं सकता ना, और किसी को बुरा लगे तो भी फिजिक्स है। अब जैसे तुम कुछ चित्र देख रहे होगे, इनका मैं एग्जाम्पल तुम्हें बताऊंगा सबसे पहले, लेकिन सबसे पहले एक यूज लिखवाऊंगा, और लिखवाने से पहले भी समझाऊंगा फिर दिखाऊंगा भी। अब तुम में से कितने लोग क्रिकेट के शौकीन लोग हैं? हाउ मेनी ऑफ यू क्रिकेट देखते हैं सभी लोग? नहीं, खेलते भी। हिंदुस्तान का मतलब राष्ट्रीय खेल है, मतलब क्रिकेट, मतलब ऑफिशियली नहीं, लोगों के दिल में सब ने बचपन में क्रिकेट खेली है। कोई बात नहीं, तो मैंने तो आंख भी फुड़वाई है, मेरी लेफ्ट आई मस्तिष्क। एक दानव के साथ में क्रिकेट खेल रहा था, दानव ने इतनी जोर से बॉल मारी, मैं हाथ भी नहीं हिला पाया, उससे पहले चिपक गई आंख में आके, आंख बंद भाई साहब 1 महीने को। एकदम मजा आया, स्वाद आया जीवन का, बहुत अनमोल। खैर, क्रिकेट में हमें क्या देखना है, जैसे तुम लोगों ने कभी ऑब्जर्व किया हो, कभी किसी खिलाड़ी को बॉल को कैच करते हुए देखा हो, तो वो ना क्या काम करते हैं कि जैसे उन्होंने बॉल को यहां पे पकड़ा ऐसे, तो वो एकदम से ऐसे झपट्टा नहीं मारते कभी भी, वो ऐसे बॉल को पकड़ने के बाद हाथ को ऐसे लेके आते हैं पीछे, और ये काम स्पेशली सबसे ज्यादा विकेट कीपर करता है। विकेट कीपर हर बार बॉल को ऐसे पकड़ने के बाद ऐसे लेके जाता है हाथ को, या ऐसे बॉल को ऐसे लेके जाता है, वो कभी भी टाइट हैंड से बॉल को नहीं पकड़ता है। अब तुम सोच रहे होगे जी ये क्यों हो रहा है, तो इसका देखो सीधी सी बात है। एक तो आप फील कर सकते हो, आप क्या काम करें, एक लेदर की बॉल खरीद लें और दो दोस्त मिलकर के ये एक्सपेरिमेंट करके देखें। आप लेदर की बॉल खरीद लें, दूसरे दोस्त को सामने खड़ा कर दें और उसको बोलें कि भाई बहुत जान लगा के, मतलब तेज बॉल फेंक और मैं कैच करूंगा उस बॉल को। तो आपको क्या करना है, बॉल को कैच करना है लेकिन फर्म हैंड से, मतलब आपको हाथ बिल्कुल पीछे नहीं लेके जाने। जैसे ही बॉल हाथ में आए आपको तुरंत हाथ बंद कर लेने बस, और वहीं रोक देना, मतलब पीछे नहीं आना चाहिए किसी भी हाल में। वैसे 8-10 कैच आप ऐसे करो और आपके जो हाथ जो है ना ये सूज जाएंगे तुरंत, और ये रिजल्ट आपको मिलेगा इंस्टेंट। ठीक है, हाँ उंगलियां, अब वो तो अगर आड़ी टेढ़ी लग गई तो उंगलियां तो ऑब्वियस सी बातें जाएंगी, लेकिन अगर आपने 8, 10, 15, 20 कैच ऐसे पकड़ लिए एकदम फर्म हैंड से, तो पक्का आपके हाथ जो है इतने इतने मोटे हो जाएंगे तुरंत, और आपको चोट भी क्या लगेगी, ज़्यादा। इसके मुकाबले आप बॉल को ऐसे पकड़ के ऐसे लेके जाना शुरू कर दें, आपको जो यहाँ पे जो चोट लग रही है वो तुरंत ही क्या लगने लग जाएगी, कम। सवाल पैदा होता है ऐसा क्यों होता है, और इसके पीछे का जो लॉजिक है वो यही है, इंपल्स मोमेंटम थ्योरम। समझते हैं बात को, सुनना। हमने अभी अभी क्या फॉर्मूला पढ़ा कि फोर्स की मल्टीप्लाई अगर समय से कर दूं तो क्या आएगा, ये पढ़ा हमने अभी अभी, यानी कि फोर्स बराबर आना चाहिए डेल्टा पी बाई टी। हाँ ना बोलो, ध्यान देना यहां पे, समझना, एकदम कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। फोर्स बराबर आएगा डेल्टा पी बाई टी, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। अब जब मैं बॉल को मान ले यहां पे पकड़ ले रहा हूं, मैंने सारा का सारा मोमेंटम एकदम से क्या कर दिया, 0, बॉल रुक जाएगी, और बॉल के रुकते ही उसका मोमेंटम क्या हो गया, 0। यहां की बजाय जब मैं बॉल से इंपैक्ट यहां लगा के पीछे लेके आता हूं, तो उसका मोमेंटम यहां 0 हुआ या यहां 0 हुआ, यहां। ऐसा करने में जो मोमेंटम के 0 होने का टाइम था, क्या वो टाइम मैंने बढ़ा दिया? अरे पहले तो एकदम से 0 हो जा रहा था, अब यहां 0 होने की बजाय मोमेंटम कहां 0 हो रहा है, यहां पे। तो उस मोमेंटम के 0 होने का समय मैंने क्या कर दिया, इंक्रीज। और मेरे सामने फॉर्मूला लिखा है जो ये कहता है कि मैं जितना टाइम बढ़ाऊंगा फोर्स उतनी क्या हो जाएगी। और इसी वजह से हम किसी भी चीज के मोमेंटम को एकदम से 0 कभी भी नहीं करते। दिस इज द रीजन कि प्लेयर उसको यहां एकदम से पकड़ने की बजाय यहां पे पकड़ के हाथ को कहां लेके आता है, वरना तो मर जाएगा साला, थोड़ी देर खेल पाएगा, फिर भी उसको भागना पड़ेगा वहां से। और विकेट कीपर तो ग्लव्स भी पहन के रखता है, उसके बावजूद भी बॉल बहुत तेज लगती है उसके हाथों में आके, क्योंकि बॉलर 140 150 की रफ्तार से बॉल फेंकते हैं। लेदर की बॉल को पकड़ के देखना इस रफ्तार में तो मजा आएगा पूरा। लेदर की तो बहुत हैवी हो जाती है बॉल। अगर 2 रुपए वाला अंडा, अब तो खैर 2 रुपए का आना बंद हो गया होगा, 5-7 रुपए का आता होगा, सफेद कलर का
आप प्लास्टिक वाला उसी को खींच के मारना भाई साहब, और एकदम से पकड़ लेना हाथ में ना, छाप छोड़ देगा वो भी। आई बात समझ? मेरी आंख उसी ने फोड़ी 2 रुपये वाले अंडे ने, बहुत मस्त मजेदार था। हाँ ना बोलो। तो ये बेसिकली एप्लीकेशन हुई किसकी? इंपल्स मोमेंटम थ्योरम की। पहली एप्लीकेशन लिख लेते हैं, लिख लो, लिखो जरा। क्रिकेट प्लेयर draws his hands backwards. A cricket player draws his hands backwards while catching a ball. While catching a ball. A cricket player draws his hands backwards while catching a ball. रीजन तुम्हें पता चल गया। यहां पे ऐसे लिखो, अगली लाइन में एज एफ इंटू टी बराबर डेल्टा पी इफ टाइम इंक्रीजेज फोर्स डिक्रीजेज। ये लिखो फॉर्मूले से। इसी के पीछे अगर लिख के आ जाए वाई, तो तुमको लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देनी है। कहां से? फॉर्मूले से। लिख लिया क्या फॉर्मूला? देखते हैं इसको टच करके क्या होगा। कुछ नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। वैसे लिंक है एक, मैंने जबरदस्ती इधर पेस्ट किया था। टेंशन नहीं लेने का। अलाउ वेब इमेज टू एक्सेस फोटोज, मीडियाज एंड फाइल्स ऑन योर डिवाइस। अलाउ। अब चलो, हल्के में ले लेते हो। यूट्यूब चलाएंगे, यूट्यूब। टॉम एंड जेरी देखने का है? अच्छा, पता था मेरे को। रुक जा तू। फिजिक्स वाला आ गया भाई। अरे एक बहुत बढ़िया वीडियो था, वो लिंक कॉपी नहीं हो रहा ना। सब यही आ रहा है यार। अरे देखी तो थी मैंने, कैसे निकल जाएगी? अरे बेटा इसमें मेरा अकाउंट थोड़ा ही चलती, कैसे डाल दूं? आईडी पासवर्ड डाल दूं हैं, ताकि मेरे अकाउंट में बच्चे रोज मेरे पीछे से यहाँ लिंक एज इट इज लिख दूं। आईडियो www डॉट, बेटे नहीं आया ना? क्यों? जिसने आइडिया दिया उसकी पिटाई करूंगा मैं।
ऑब्लिग वॉच क्वेश्चन मार्क इक्वल टू SPF 4 ZBU Y 6 F8 एंड कैपिटल जाएगा ना सर, वो पहला W बड़ा कर दिया, छोटे में जाएगा। और जो कैपिटल है वो कैपिटल है। तुम लोग कहीं टाइम तो नहीं बर्बाद करवा रहे मेरा? अरे यार क्या आइटम है यार ये। अगली बार से वाले को डाउनलोड ही करके SPF4 ZBU Y। अब भी नहीं आया ना बेटे? फिर ये वाला कॉपी करके यूट्यूब पे डालना। रुक जा यूट्यूब से मिल नहीं, छुट्टी उट्टी तो क्या है। इंटेलिजेंट लड़की। एक्टिवा। ओए चुप चुप चुप। A feeler par excellence not only makes commentators jump off their seats, but also brings the match alive when all hope seems ध्यान से lost. देख ले। And if you look closely, there is something that every fielder does religiously while taking a catch. Yes, they pull their hands back after taking a catch. Curious to know the science behind that? A cricket ball, when hit from the meat of the bat, travels at high speeds, and the amount of motion that the ball has is nothing but its momentum. Let's look at what happens if you catch with your hands in a fixed position. As the catch is taken, the amount of motion or its momentum drops to zero in an instant. यहीं पे हो गया। There's an immediate impact. Similar to how a bowling ball, when dropped on a tile, creates a crack on it. But imagine, instead of a tile, we have a foam bed. Then the ball will slowly come to a halt over a period of time with minimal impact. In other words, the impact reduces as we prolong the time within which it occurs. This is Newton's second law of motion, or the law of momentum, and that's the technique that makes every catch safe and worthwhile. Notice this: some fielders catch with their fingers pointing up, and some the other way round. Why is that? So comment your views below and stay tuned to Wicket to Wicket. पल्ले पड़ा। वही चीज़ जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, मैंने दिखाने की भी कोशिश करी कि एकदम से अगर बॉल को यहीं पे पकड़ लोगे तो मोमेंटम एकदम से क्या हो जाएगा? ज़ीरो। उसको यहाँ पे ज़ीरो करने की बजाय हम हाथों को थोड़ा सा कहाँ लेके आते हैं? पीछे, ताकि मोमेंटम वहाँ ज़ीरो होने की बजाय यहाँ ज़ीरो हो। और इसका फ़र्क क्या पड़ेगा कि जो टाइम है वो बेसिकली क्या हो जाएगा? इंक्रीज। और टाइम फॉर्मूला कह रहा है कि अगर टाइम बढ़ जाएगा तो जो फोर्स लग रही है आपके ऊपर वो क्या हो जाएगी? कम। हाँ ना बोलो मेरे भाई, यही इंपल्स मोमेंटम थ्योरम है। अब इसकी और भी एप्लीकेशन है, जैसे तुमको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी यहाँ पे, ये फ्लिपकार्ट वगैरह से हैं, अमेज़ॉन वगैरह से सभी लोग आजकल ऑनलाइन बड़ा कुछ मंगाते हैं, तो वो ऐसी बबल रैप होके आता है ना, क्यों?
जब वो गिरे तो उसका टायर। अब नॉर्मली एक आम आदमी ये समझता है कि भाई इसको बबल रैप इसलिए करके भेजते हैं ताकि जो है ना ये टूटे ना, कोई भी जो चीज़ है अंदर वो ब्रेक ना हो, यही तो सोचता है ना आम आदमी। अब इसके पीछे की साइंस क्या है? सेम साइंस है। जब ये कोई भी ऑब्जेक्ट है जब ट्रांसपोर्ट होगी, तो इंडिया के रोड तो तुम्हें पता ही है अच्छे ही हैं, एज यू नो, है कि नहीं है? दिल्ली के तो बहुत ही अच्छे हैं, ज़बरदस्त अच्छे हैं। तो जब धचका लगेगा बेसिकली ना चलते समय, तो उसका क्या होगा? इम्पैक्ट किस तक पहुंच जाएगा? सीधा जो अंदर सामान रखा है। लेकिन अगर बबल रैप होगा तो क्या होगा? ये उस इम्पैक्ट को एब्जॉर्ब करेगा, जिससे इम्पैक्ट के तुम्हारे सामान तक पहुंचने के टाइम को ये क्या कर देगा? और अगर ये इस टाइम को इंक्रीज कर देगा तो जो फोर्स लग रही है वो क्या हो जाएगी? कम, जिससे कि जो तुम्हारा एक्चुअल जो आइटम है वो टूटेगा नहीं। तुमने चीनी मिट्टी के बर्तन या तुमने कभी देखा हो अनार की पेटी, अनार आता है ना पैक होके, तो कागजों में लिपटा हुआ आता है एकदम से, इसी वजह से, ताकि डैमेज ना हो। और ये चीज तुमको क्या दिखाई दे रही है? व्हाट इज दिस? दीज आर कॉल्ड शॉकर्स। गाड़ियों में होते हैं, बाइकों में होते हैं, स्कूटियों में होते हैं, अब तो साइकिल्स में भी होते हैं शॉकर। इसको नॉर्मली बोला जाता है शॉक एब्जॉर्बर, हम लोग प्यार से बोल देते हैं शॉकर्स, है ना? एक्चुअल नाम है इसका शॉक एब्जॉर्बर। अब ये क्या काम करता है? अब इमेजिन करो किसी ने वो वाली साइकिल चलाई है, एटलस वाली, जो ऐसे वाली होती है हैंडल, देसी साइकिल। तो इसको चला के देखो, मतलब जो है ना, और ऊबड़ खाबड़ रोड पे चला लो, मतलब तुम्हारी कमर जो है ना वो टूट जाएगी, बात पक्की है। थोड़ी देर ही चला पाओगे उसको। कारण है उसका, उसमें शॉकर नहीं होते, वो एकदम देसी साइकिल है। या सपोज करो ऐसा बाइक या स्कूटर चलाओ 40 की रफ्तार पे, साइकिल तो फिर भी धीमे चलती है 5-10 की रफ्तार पे, 40 की रफ्तार पे क्या काम करो? एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी बाइक में से शॉकर निकलवा दो और फिर उसको चलाओ, और तुम उसको चला ही नहीं पाओगे। शॉकर क्या करता है? शॉकर तुम्हारी जो राइड की क्वालिटी है उसको स्मूथ कर देता है, या जो झटके आते हैं उन्हें तुम तक नहीं पहुंचने देता। क्यों? कैसे? जैसे ही झटका आता है शॉकर खुद दब जाता है, हाँ ना बोलो? और शॉकर के दबने से वो इंपैक्ट के तुम तक पहुंचने का जो टाइम है उसने क्या कर दिया? इंक्रीज। टाइम इंक्रीज कर दिया तो तुम्हारी बॉडी के ऊपर जो फोर्स लगेगा वो क्या लगेगा? कम, जिस वजह से तुमको बाइक चलाने में मजा आएगा। और इंडिया जैसे देश में तो शॉकर होना मस्ट है, बिकॉज रोड कंडीशंस आर नॉट वेरी गुड, मतलब इतने स्मूथ रोड तो है ही नहीं। आई ना बात समझ में? तो बिना शॉकर के तो तुम चल ही नहीं सकते। और ये शॉकर भी, जैसे अब बात करें, अलग अलग गाड़ियों में अलग अलग तरीके से ट्यून्ड होते हैं। किसी गाड़ी के शॉकर बहुत हार्ड होते हैं, उसमें धचके लगते हैं, किसी गाड़ी के शॉकर बहुत सॉफ्ट होते हैं, उसमें बिल्कुल भी पता नहीं लगता, है ना? इन पे बाद में बात करेंगे। और जैसे मान लें एग्जाम्पल के तौर पे ये गौरव है, इसको हम ऊपर छत पे ले जाएं, उसने भी एग्जाम्पल दिया, अब इसका एग्जाम्पल ले लें। इसको ऊपर से उठा के नीचे फेंक दूं तो बोल हाथ पैर टूटेंगे, पक्का टूटेंगे। लेकिन उसकी बजाय अगर मैं इसको किसी गद्दे पे फेंकूं या रेत के ऊपर मैं इसको फेंकूं तो हाथ पैर तो नहीं टूटेंगे, चोट लगेगी लेकिन हाथ पैर नहीं टूटेंगे। अब गद्दे या रेत पे फेंकने से ऐसा क्या हुआ कि इसके हाथ पैर नहीं टूटे? सीधा सा कारण है, जब ये फर्श पे आके गिरा तो इसका मोमेंटम एकदम से क्या हो गया? 0। लेकिन जब ये रेत पे गिरा तो रेत तो खुद दबेगा ना भाई थोड़ा सा, और जब रेत दबेगा तो मोमेंटम एकदम से 0 नहीं होगा। मोमेंटम के 0 होने का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा? और जब मोमेंटम के 0 होने का टाइम इंक्रीज हो जाएगा वापस से, तो जो इसके ऊपर फोर्स लगेगी वो वापस से क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और जब फोर्स डिक्रीज हो जाएगी तो इसको चोट क्या लगेगी? कम। और यही रीज़न है कि तुमने देखा होगा बहुत सारे लोग स्टंट वगैरह करके दिखाते हैं, ऊपर से छलांग वलांग जो मारते रहते हैं तो नीचे उनके क्या लगा के रखते हैं? मोटे मोटे गद्दे, ताकि अगर कुछ गड़बड़ भी हो जाए तो आदमी गद्दे पे आके गिरे और बच जाए। अरे हाँ ना बोलो यार, क्या ये बात तुम्हें समझ में आई? इसलिए कभी भी अगर जैसे मान लो तुम्हारा मन करे सुसाइड करने का, नहीं तुम्हारी उम्र के बच्चों का बहुत ज़्यादा करता है, कि क्या होता है तुम्हें हो जाता है हर दूसरे दिन इश्क। मैं तो क्लियर बोलता हूँ भाई, तुम्हें हो जाता है हर दूसरे दिन इश्क। अब क्या है, क्योंकि हर दूसरे दिन हो रहा है तो छोड़ के भग जाती है, छोड़ के भग जाता है, दोनों को बोल रहा हूँ मैं तो तुम क्या सोचते हो? तो अगर कभी भी ऐसा मतलब ख्याल दिल में आए तो एक तो ऊंची से ऊंची बिल्डिंग से कूदें, पहली बात। दूसरी बात, जमीन ऐसी देखें जिसपे ऐसा पत्थर लगा हुआ हो, मतलब जिसमें कोई चांस ही ना बचे, मतलब मिट्टी भी ना ढूंढें, सीधा पत्थर पे आके गिरें जो एक ही बार में आपकी कलेश क्या हो जाए? खत्म। देखो ना खुद को दर्द होना चाहिए ना घर वालों को भी दर्द होना चाहिए। अरे बिना मतलब में लेके भागेंगे इधर से उधर, उधर से क्या फायदा? मतलब एक दी एंड। नहीं तो इससे बढ़िया तरीका है मेरे पास सुसाइड करने का, ट्रेन के नीचे कट के मर जाओ, पता ही नहीं चलेगा साला, फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में कहानी खत्म है। ये हाँ यार ये बात है, तो इसमें भी तो उठाने पड़ेंगे। हाँ ये बात तो है,
लेकिन उसमें पता किसको चलेगी? क्या सोच रहे हो? अरे भाई जंगल में जाके लेट जाओ, साला तुम्हें कौन ढूंढ रहा है? जिंदा इंसान की कीमत है, मरे की कोई कीमत नहीं है। आई बात समझ में? देख कितने राजी हो रहे हैं। ओ वाह बढ़िया। अरे आराम करो, हर तरीके की मौत में दर्द होता मालूम, तड़प तड़प के मरोगे सालों। अगर खोपड़ी में गोली भी मार दी ना तब भी इंस्टेंट मौत नहीं होती, तब भी 15-20 सेकंड लगते हैं, और वही नरक है, वो 15-20 सेकंड ही नरक है, झेल नहीं पाओगे। खाम खाम की बात। चलो लिखो अगली एप्लीकेशन। मरने को तैयार हो गए 1 सेकंड में। लिखो एप्लीकेशन नंबर 2, व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स। नंबर 2, व्हीकल्स आर प्रोवाइडेड विद शॉकर्स। रीजन तुम्हें पता लग गया। नंबर 3, चाइना glasswares are wrapped in pieces of straw. STRAW, China glasswares are wrapped in pieces of straw. अरे वो होता है ना टूड़ा वूड़ा, तुमने देखा नहीं है गलियों में वो चीनी मिट्टी के बर्तन, वो और ना वो सजाने के लिए जो रेड़े पे लेके आते हैं, वो उन्हें लपेट लुपूट के लाते हैं ना बढ़िया से, वही है। चौथा लिखो, we get more hurt when we fall on solid floor instead of sand. क्लियर है भाई? सबका रीजन तुम्हें क्लियर है? इनमें से कोई सी भी एप्लीकेशन के पीछे एग्जाम में लग के आ सकता है वाई, तो WHY का उत्तर तुम्हें पता होना चाहिए और ये लिख सकते हो। और बिना फॉर्मूले के एक्सप्लेनेशन नहीं दी जाएगी, आप पहले फॉर्मूला लिखिएगा और उसके बाद में आप क्या लिखिएगा? एक्सप्लेनेशन लिखिएगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई? हाँ ना बोलो, मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अच्छा क्या ये बात तुम्हें पल्ले पड़ गई भाई? इम्पल्स मोमेंटम, अब देखो तो चाहे तुम्हें आए नहीं आए इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम, तुमने पढ़ी लॉजिकली आज है, लेकिन तुम एक चीज ऑब्जर्व करो, ये बात तो तुम्हें पता थी ना, ये चीज तो तुम जानते थे ना कि ये चीजें खराब ना हो, ये चीजें टूटे ना, इसके लिए ऐसा किया जाता है। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। दैट इज वाई फिजिक्स इज द मोस्ट ब्यूटीफुल साइंस। यू ऑल नो फिजिक्स, यू ऑल हैव एक्सपीरियंस्ड फिजिक्स। हो सकता है तुम में से बहुत से लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड ना देखा हो जीवन में कभी भी, लेकिन तुमने फिजिक्स को पक्का ऑब्जर्व किया है। हो सकता है तुम में से बहुत से लोगों ने एक सेल को कभी ना देखा हो। आई ना बात समझ में? या कभी हो सकता है तुम लोगों ने गोल्गी अपरेटस कभी ना देखा हो, बोला हो ये गोल्गी अपरेटस है, ऐसे हो सकता है तुमने कभी ना देखा हो। या तुमने किसी इंसान का दिल निकला हुआ बाहर ना देखा हो। बट ऑल ऑफ यू हैव विटनेस्ड फिजिक्स एट सम पॉइंट ऑफ योर लाइफ। और सम पॉइंट की बात क्या है? तुम रोज ही विटनेस करते हो फिजिक्स को। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि फिजिक्स जो है वो बहुत ही सुंदर ब्रांच है, और हर ब्रांच को मतलब ये समझ लो कि एक तरीके से एग्जीक्यूट करने वाली ब्रांच है फिजिक्स। आई बात समझ में? आओ अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, और अब इसी पर हम कुछ देखते हैं। शायद से सवाल हमने लिखे होंगे। हमने एक सवाल लिख लिया, बहुत बढ़िया सवाल है, आप सभी लोग ट्राई करेंगे। NCERT का सवाल है जो आज पढ़ाया, उसी के ऊपर क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई। समझ ही नहीं आ रहा? आओ जरा समझाएं फिर। अच्छा एक बात बताओ फिर, अगर मैं ये सवाल करवा दूं, इससे अगला पक्का कर दोगे? यस। अच्छा ठीक है बेटा, आओ। अरे समझ ले, अब तो भी वो भी नहीं होगा तुमसे। आओ, कहता है सवाल को समझो। अ बैट्समैन हिट्स बैक अ बॉल स्ट्रेट इन द डायरेक्शन ऑफ द बॉलर विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड ऑफ 12 मीटर पर सेकेंड। स्थिति थोड़ा सा जरा समझ लें। हुआ क्या? हुआ ये कि ये बॉल थी, ये बैट्समैन की तरफ गई 12 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से, और बैट्समैन ने इसको इसी रफ्तार से वापस भेज दिया, बिल्कुल सीधी डायरेक्शन में। मतलब इसकी डायरेक्शन भी उसने क्या नहीं करी, चेंज नहीं करी। मतलब बैट्समैन ने स्ट्रेट डाइव लगाया, शीन एकदम ऐसे, सचिन तेंदुलकर जैसा एकदम वापस। अब कहता है
अगर बॉल का जो मास है भैया, बॉल का जो मास है भैया वो 0.15 किलो है भैया, तो कहता है बता कितना इंपल्स बॉल को दिया गया। अब जब कभी भी, सुनो बात को ध्यान से, बहुत ध्यान से, जब कभी भी इंपल्स की बात करेंगे, इंपल्स के दोनों फॉर्मूलों को हम लोग देखेंगे। एक तो है एवरेज फोर्स इनटू टाइम और दूसरा है चेंज इन मोमेंटम। अब जब इस सवाल की हम बात करेंगे तो आप ध्यान से देखो, आपको समय दिया ही नहीं हुआ, मतलब ये फॉर्मूला तो आपकी इक्वेशन से हट गया, हाँ ना बोलो। इसका मतलब ये हुआ कि इंपल्स कैलकुलेट करने समय आपको निकालना पड़ेगा क्या, चेंज इन मोमेंटम आपको निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम निकाल लो भैया। बॉल जब ऐसे जा रही थी तो उसका मोमेंटम था 0.15 इंटू 12, हाँ ना बोल भाई, मास तो दे ही रखा है ना इसका, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 12 पंजे 60, 6 12 कम 12 और 6 18, 1.8। तो इनिशियल मोमेंटम आएगा जी 1.8 किलोग्राम मीटर पर। जब बॉल वापस आई, जब बॉल, तो उसका मोमेंटम कितना है, मास इंटू वेलोसिटी। मास वापस कितना हो गया 0 और वेलोसिटी वापस कितनी हो गई, हाँ आंसर कितना आ गया 1.8 किलोग्राम मीटर पर। तो इंपल्स बराबर चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम का मतलब है इनिशियल माइनस फाइनल। तो आंसर कितना आ गया 1.8 माइनस, आंसर क्या आ गया, हाँ बिल्कुल गलत है ये तुम सोचते हो, जब पेपर में बैठोगे तो ऐसे करोगे, इसलिए मैंने भी ऐसे करके दिखा दिया। बिल्कुल गलत है ये। क्या गलती करी, ध्यान से सुनो। जब बॉल ऐसे गई तो उसकी डायरेक्शन इधर थी, हाँ ना बोल। जब वापस आई तो उसकी डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन चेंज हो गई ना, और डायरेक्शन चेंज हो गई तो ये सेकंड वाला मोमेंटम क्या आएगा, नेगेटिव। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी में डायरेक्शन देखनी पड़ती है। पहले बॉल गई थी, अब बॉल वापस आई तो डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट। और जैसे ही डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी कौन सा साइन लग जाएगा, माइनस, हाँ कि ना। तो इस हिसाब से इनिशियल मोमेंटम 1.8 माइनस 1.8, आंसर आया 1.8 प्लस 1.8, 3.6 किलोग्राम मीटर पर। क्या तुम्हें ये बात समझ में आई, हाँ ना बोलो मेरे भाई, उतारो। तुमको ऐसे लगता फिर तुम लड़ते भी हो, अच्छा 0 आएगा, मैंने 0 निकाला, 0 ही आना चाहिए। आप गलत बता रहे हो, 0 नहीं आएगा। 0 कैसे आ सकता, 0 बॉल रुक थोड़ी गई गधेड़ो, बॉल तो अभी भी चल रही है, 0 कैसे आ जाएगा चेंज इन मोमेंटम। नेगेटिव हो सकता है।